नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। एक बार फिर से देश की राजनीति जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद से जगन मोहन रेड्डी बेहद सुर्खियों में हैं। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में इस बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है और जगन मोहन रेड्डी विपक्ष में है। और जगन मोहन रेड्डी सिर्फ 4 लोकसभा सीटें जीत पाए थे, लेकिन संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में उनके पास 15 सांसद हैं। और लोकसभा में असरदार नहीं, लेकिन राज्यसभा में वो बहुत बेहद असरदार हो सकते हैं। तो जगन मोहन रेड्डी का क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन में अगर आते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये हम इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, आज सबको चौंकाया जगन मोहन रेड्डी, वो जगन जो लगातार एनडीए के साथ रहते थे, हालांकि रहते नहीं थे, लेकिन हर फैसले के साथ उनके पास जब भी मत का सवाल आता था उनको वोट करते थे, लेकिन इस बार वो लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में आ सकते हैं। देखिए नरेश, जगन मोहन रेड्डी जो है एक श्रूड प्लेयर है, पॉलिटिकल प्लेयर हैं। चूँकि उनकी पार्टी इस समय इस बार एक तरह से देखा जाए तो आंध्रा की राजनीति में मोकी खा चुकी है जी। और आपने बताया भी कि 4 एमपी उन्होंने जीते हैं, 25 में से 4 एमपी, और बाकी जो है मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। लेकिन उनके पास एक वो बात जरूर है कि 15 जो एमपी आपने कहे मिला के राज्यसभा 11 और 4 एमपी वहाँ के लोकसभा के। राज्यसभा में चूंकि बीजेपी जो है अपने दम पे अभी मेजॉरिटी में नहीं है, 70 के आसपास 68 या 70 एमपी हैं राज्यसभा में उनके पास में। और उनके पास नॉमिनेट जो एमपी जो सरकार चुकी है, तो प्रेसिडेंट से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, जाहिर सी बात वो उनको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद अभी भी 19 की जो वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर उस स्थिति में देखें तो राज्यसभा में अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कमज़ोर दिखती है। उस स्थिति में ये जो 11 एमपी हैं, इनका सपोर्ट वाईएसआरसीपी का जो सपोर्ट है बहुत क्रूशल है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने, आपने ध्यान दिया होगा, इलेक्शन के तुरंत बाद ये भी कहा था, जून में ही उनका स्टेटमेंट आया था कि वो राष्ट्रहित में और नेशन जो इशू बेस्ड सपोर्ट करेंगे, जो मुद्दे जो राष्ट्रहित में होंगे और आंध्र प्रदेश के हित में होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इशू बेस्ड सपोर्ट एनडीए को करते रहेंगे। बिल्कुल सर, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। इस वक्त जो आंध्र प्रदेश की राजनीति है, आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने कई जगन मोहन रेड्डी के जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उनके दफ्तर तोड़वा दिए, वहाँ पर बुलडोजर चलवा दिया। तो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, एक तरीके से बदले की भावना की राजनीति वहाँ पर चल रही है, कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या, क्योंकि नायडू साहब तो एनडीए में हैं, तो क्या ये इधर इंडिया ब्लॉक में आएंगे? देखिए, इसकी संभावना बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि देखिए अगर वो ऑपोजिशन के साथ में, इंडिया ब्लॉक के साथ में जाते हैं, तो ये उनके लिए ऐसा नहीं, असहज वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि एक धड़ा तो जाना पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे प्रभावी है। कांग्रेस का विरोध करके ही उन्होंने जो है अपनी पार्टी बनाई, आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसके बाद वो चुनाव जीते। कांग्रेस के प्रति उनके मन में बहुत क्षोभ था, तो ऐसी एक भावना थी जिसकी वजह से जो है वो लगातार पदयात्रा की और जीत के अपने दम पे आंध्र प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी। तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन इस समय बदली हुई स्थितियां हैं। आप देख रहे हैं कि जो तेलुगु देशम है, उसके खिलाफ उन्हें लड़ना है, तो उनको अपना अलायंस भी मजबूत करना होगा। तो उसके बाद उनके पास एक विकल्प बचता है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करें। ऐसा नहीं, वो अपने दम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको जो है 40% वोट मिला है, 40% वोट मिला है और 10% वोट पिछले साल से कम हुआ है, उसी में ये स्विंग हुआ है। मजबूत स्थिति उनकी ऐसी भी, ऐसा नहीं बिल्कुल वो साफ हो गए हैं, सीटों में साफ हुए हैं, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज 40% वोटिंग मैटर्स अ लॉट, वो उनके पास में है। लेकिन मैं कहूँगा कि चूंकि तेलुगु देशम और आंध्र प्रदेश की राजनीति की बात हो रही, तो आपने देखा होगा कल के बजट में जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से अटेंशन पे किया है, पूर्वोदय में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया है। यानी इसके ऊपर जो है जबरदस्त अटेंशन रहेगा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का। उसमें आप देखेंगे कि 15,000 करोड़ उन्होंने जो अमरावती प्रोजेक्ट के लिए, अमरावती में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नई राजधानी की परिकल्पना थी उनकी, उसको साकार होते हुए इसी जो है फाइनेंशियल ईयर में उसमें ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए ये बजट चला जाएगा। उसके साथ में आप पोलावरम की बात हुई, पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको जो आंध्र की जो बैकवर्ड जो रीजन है, उसके लिए जो डेसिकेटेड यानी सूखे प्रदेश क्षेत्र हैं, उसकी सिंचाई की व्यवस्था और डेवलपमेंट के लिए जो है पोलावरम प्रोजेक्ट जो है एक इलेक्शन का इशू था, जिसको टीडीपी ने हाईलाइट किया था। उसको भी हेल्प करने की, जो मदद करने की केंद्र सरकार ने जो अभी बजट में बात कही है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा ग्रांट्स इन एड जो है
बैकवर्ड जो दूसरे और बैकवर्ड रीजन से उनके लिए। तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस, कैटेगरी स्टेटस की बात हो रही थी, वो न दे करके स्पेशल अटेंशन तो दे ही दिया है सरकार ने। तो वो उस वजह से देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी के लिए चिंता का कारण तो है ही है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तरीके से वो लोग मजबूत होंगे टीडीपी, तो अगले इलेक्शन में भी या आने वाले चुनाव में भी उनके लिए परेशानी का कारण होगा। तो वो ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। उस ऑप्शन की तलाश में उन्हें जो है, जिस तरह से आज अखिलेश यादव से मीटिंग हुई है, तो केंद्रीय स्तर पे जो है वो इंडिया ब्लॉक के नज़दीक जाते हुए दिख रहे हैं। और इशू बेस्ड सपोर्ट करने की बात में है तो जाहिर सी बात, इस समय जो अपोजिशन का नैरेटिव है और सरकारें जिस तरह से, जो सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास में, और वो दो धुरी यानी जेडीयू और टीडीपी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी संभावनाओं के बीच में जो है वो अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, अपने हिस्से में जो है पक्ष को करने के लिए, जाहिर सी बात ये राजनीतिक चाल चलते रहेंगे। बिल्कुल सर, कल बजट आया, बजट आने के बाद कांग्रेस ने बड़ा घेर लिया है, पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरा, कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था उसे बजट में लागू किया गया है, कई आज संसद में भी बोला गया और कल लगातार सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी हो रही थी। इसमें एक ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो है इसके रिएक्शन में जो है पी चिदम्बरम, जो कि पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बहुत पॉपुलर भी रहे और बहुत काबिल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जाने जाते रहे उस समय, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर एक टिप्पणी की कि उन्होंने जो है 2024 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको इलेक्शन के बाद लगता है पढ़ा है। उन्होंने स्पेसिफिक रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि बजट जो है वर्चुअली अडॉप्ट कर लिया जो ELI है, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों ने पेज 30 पे अपने मैनिफेस्टो पे लिखा था, जिसको जो है FM ने जो है अडॉप्ट कर लिया है। दूसरा और एक रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जो है जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है जो अलाउंस के साथ की गई, ये भी हम लोगों ने पेज 11 पे, मैं स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि पेज 11 पे उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि, और ये भी लिखा कि आई विश द फाइनेंस मिनिस्टर हैड कॉपीड सम अदर आइडियाज़ इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो वहाँ से जो अदर आइडियाज़ किए होते तो यानी कुछ और प्रोग्राम्स वो लोग अच्छा कर सकते थे, इस तरह का उन्होंने तंज कसा है। लेकिन ये पेज 11 और पेज 30 यानी जो इंसेंटिव और जो ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात की, ये दोनों इंपॉर्टेंट तो हैं, जाहिर सी बात एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो ये जो सरकार ने कल जो बजट में बात कही है, 500 कंपनीज़ को कहा है कि वो लोग जो है 500 फॉर्म्स विल बी आइडेंटिफाइड, जिनके साथ में जो ये इंसेंटिव की बात होगी और अप्रेंटिसशिप, ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर कांग्रेस को ये इतनी अच्छी स्कीम लग रही है तो उसके बावजूद वो लोग अगर संसद में विरोध कर रहे हैं तो इस पे भी हंसी आती है कि उनके मैनिफेस्टो के प्रोग्राम्स को अगर इस सत्ता पक्ष ने चुराया है तो उनको तो खुश होना चाहिए, विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर उन लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने हमसे लिया है, कुछ हम और अच्छी पॉजिटिव बातें बता रहे हैं, उनको भी आप आत्मसात कीजिए। तो ये तो खैर राजनीति का नैरेटिव है, लेकिन मैं कह दूं कि जो सरकार ने जो कुछ प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए हैं, इनका असर जो राजनीतिक रूप से आने वाले चुनाव पे जबरदस्त पड़ेगा, क्योंकि यूथ को जो है खुश करना रोजगार के जरिए, प्राइस राइज को कम करना, और तीसरी बात है कि एक जनता में जो है विश्वास का पैदा होना कि जो है ये सरकार जो है हमारे लिए आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए या यूथ के लिए या इवन किसानों के लिए भी अच्छा करेगी। तो ये विश्वास पैदा कर सकने की स्थिति में होंगे तो अपोजिशन के लिए वो परेशानी का सबब। बिल्कुल सर, इस बीच सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में थे कल वो थे नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई, नीतीश ने उसका जवाब भी दिया। उसके बाद नीतीश को जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के लिए जिस तरीके से स्पेशल बजट लेके गए हैं, भारी भरकम बजट बिहार को दिया गया है, तो इससे नीतीश कुमार की राजनीति तो खूब चमकेगी, और बिहार को चमकाएंगे तो उसका असर क्या आरजेडी पर होगा, क्योंकि आरजेडी इसका बहुत विरोध कर रही है। देखिए आरजेडी जिस तरह से आरजेडी पिछली बार की बात का विरोध कर रही कि उन्होंने जो 65,000 करोड़ जो पैकेज की बात हुई थी पहले, इसके पहले वाली सरकार में एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था, तो उस पैकेज को देने की बात थी, और उसके बाद से फिर वापस में मन मुटाव हुआ, नीतीश कुमार जो है उधर चले गए आरजेडी के साथ, उसके बाद पुनः वापस आए। तो इस बार भी जो कल के बजट में है, तकरीबन मैं देख रहा था एक रिपोर्ट में था कि फिर भी इसी जो स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल जो पैकेज तो नहीं लेकिन स्पेशल अटेंशन के तहत जो है उन्होंने जो 26,000 करोड़ से ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। उसके बाद कुल जो बजट का जो एलोकेशन है उसमें तकरीबन बिहार के लिए एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 59,000 करोड़ जो है एक तरह से उनको लिए जो है प्रपोज कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा अमाउंट ऐसा नहीं है। अगर उनका मेडिकल कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, रोड्स के लिए, पुल के लिए, और जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है,
ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो उसमें जाहिर सी बात बिहार के लिए जो बिहार का जो बैकवर्डनेस था उसमें जो है उसको आगे प्रगति के पथ पे लाने के लिए ये बड़े प्रयास होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ उन्होंने ये भी सरकार ने कल कमिट किया है, एक तरह से प्रपोज किया कि जो बिहार में जो बाढ़ की समस्या है जी, जी। उससे भी लड़ने के लिए जो है बिल्कुल। जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे समग्र विकास की बात हो रही है। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार जी का जो है एक तरह से जो फिर से लाइमलाइट में आ जाने बिल्कुल का, बिल्कुल सर। बिहार में जब भी विकास की बात होती है नीतीश कुमार का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में नीतीश कुमार को जब इतना भारी भरकम पैकेज मिला है बिहार के लिए, तो बिहार में जाहिर सी बात है कि और कई नए काम हो गए, नए प्रोजेक्ट खोले जाएंगे, नई सड़कें बनेंगे, नए हाईवे होंगे। तो इसके बाद आरजेडी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? आरजेडी के लिए देखिए, आरजेडी के लिए मुश्किल वहीं से शुरू हो गई थी जब इस बार के लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों ने दावा किया था कि 40 में से वो जो है 35 सीट कांग्रेस के साथ मिलके जीतेंगे, लेकिन वो 5 सीट पे ही सिमट गए। तो वहीं से पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता उतनी जो है बिहार में उस तरह से बन नहीं पाई। आपस का उसमें भितरघात कहिए या आपस में जो फैक्शनलिज्म था, इसीलिए उन्होंने पप्पू यादव को जो है दूसरे बड़े एक जो कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके थे उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ने दिया, कांग्रेस के नाम पर टिकट नहीं दिया और उन्होंने अपना वर्चस्व पूर्णिया में दिखाया। उसके बाद में उनकी जो उनके खिलाफ जो लड़ी थी, जिसको जो है आरजेडी ने खड़ा किया था महिला कैंडिडेट को, वो बाई इलेक्शन में फिर से असेंबली में हार गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं अपनी जमीन जिस तरह से क्लेम कर रही है उस जमीन पे उस पुख्ता तरीके से खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए इस समय लालू यादव और जो तेजस्वी यादव की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो उस तरह के आने स्वाभाविक हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति को आने वाले असेंबली इलेक्शन तक जो है उसी तरह से एग्रेसिव बनाए रखना है, अपने प्रोग्राम्स को हाईलाइट करना है कि हमने यूथ के लिए इतने रोजगार दिए, हमने राज्य में जितने भी कम दिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश की। ऐसी बात वो कहते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है दिख रहा है कि नीतीश कुमार जो कि सत्ता में है वो अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको केंद्र से यानी डबल इंजन की सरकार में फ़ायदा मिल रहा है, तो बिहार में फिलहाल उनका पलड़ा अभी भी भारी बना हुआ बिल्कुल है। और जैसे जैसे बिहार में काम होंगे तो नीतीश कुमार का पलड़ा और भारी होता जाएगा और उसका असर जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से देश का बजट कल पेश हुआ उसके बाद से लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष विरोध भी कर रहा है कई मुद्दों को लेकर, खास तौर पर बिहार और आंध्र को जो मिला है। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ, इसने राजनीति को बहुत गर्मा दिया है। अब एक ही सवाल है कि क्या जगन मोहन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के साथ आएंगे? आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रोजाना देखते रहें पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया।